नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एप्लेज आईएएस पर। दोस्तों, सिमरन IAS.com पर जाकर के आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बेहतरीन नोट्स जो है वो पा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैंड रिटन नोट्स और एक्सक्लूसिवली एक ऐसा रिसोर्स आपको सिमरन IAS.com प्रोवाइड कराता है जिसे हम लर्न बाय मैप्स कहते हैं। दोस्तों, सभी चीजें जो इस एग्जाम में आपको पढ़नी रहेंगी, जिन्हें बार बार रिवाइज करना रहेगा, हमारे हैंड रिटन नोट्स और लर्न बाय मैप्स द्वारा आप अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और चीजों को जो है वो डेली बेसिस पे रिवाइज कर पाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हमारे पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो है वो रहने वाले हैं। तो जरूर दोस्तों, सिमरन IAS.com पर जाकर के उन रिसोर्सेज का जो है वो पार्ट करें। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं इको टैक्स के बारे में। इको टैक्स जो कि शॉर्ट फॉर्म है इकोलॉजिकल टैक्सेशन की। इकोलॉजिकल टैक्सेशन भैया आसान भाषा में कहे तो हर वो चीज जो इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है उस पर टैक्स लगाना। टैक्स लगाने का क्या अर्थ है दोस्तों? टैक्स लगाने से जो कोई भी चीज पे अगर टैक्स लगाते हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं कर्व जो है वो करते हैं, रोकने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से इकोलॉजिकल टैक्सेशन से क्या होगा दोस्तों? इकोलॉजी को हार्म करने वाली हर कोई चीज जो इकोलॉजी को जो है वो खराब कर सकती है, उस पर अगर हम एक टैक्स जो है वो लगा देते हैं तो चांसेस है कि वो एक्टिविटी जो है वो कर्व हो जाएगी। तो भैया जी, ये है पूरा का पूरा इकोलॉजिकल टैक्सेशन या इको टैक्स जिसको जो है वो कहा जाता है। तो भैया क्या है ये इको टैक्स? टैक्स लिवाइड ऑन एक्टिविटीज हार्मफुल टू एनवायरमेंट। वो सारी की सारी गतिविधियां जो पर्यावरण और इकोलॉजी के लिए हार्मफुल हैं उनके ऊपर एक टैक्स जो है वो लगा देना। दिस कैन कॉम्प्लीमेंट और अवर्ट द नीड ऑफ रेगुलेटरी अप्रोचेस। दोस्तों, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज और रेगुलेटरी अप्रोचेस जो है वो फॉलो की जाती हैं रेगुलेशन लाने के लिए कि भैया कम से कम नुकसान जो है वो इकोलॉजी की तरफ हो गया, इकोलॉजी और पर्यावरण जो है वो उसके प्रति हो। तो भैया जी, यहां क्या होगा? अगर इको टैक्स आ जाता है तो या तो ये उन रेगुलेशंस को, उन रेगुलेटरी बॉडीज को हेल्प करेगा, या ये भी हो सकता है कि भविष्य में इस इकोलॉजिकल टैक्सेशन की वजह से इन रेगुलेटरी बॉडीज जो है इनकी जरूरत ही ना पड़े। हम इनको टोटली अवॉइड जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पे जब किसी को भी करना पड़ेगा तो वो अपनी तरफ से पूरा अवॉइड करेगा कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे पर्यावरण को जो है वो नुकसान हो सके। इससे दोस्तों ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू हम मेंटेन कर पाएंगे। अगर हम इकोलॉजिकल टैक्स जो है वो लगाते हैं तो बाकी टैक्सेस को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं ताकि प्रोपोर्शनेटली चीजें जो है वो बरकरार रहे। एग्जाम्पल, ये पिगोवियन टैक्स की एक एग्जाम्पल है दोस्तों। पिगोवियन टैक्स अगर आपने इकोनॉमी में शायद पढ़ा हो, पिगोवियन टैक्स क्या होता है दोस्तों? ऐसा टैक्स जो हर उस इंडिविजुअल या बिजनेस के ऊपर लगाया जाता है जिसके काम से सोसाइटी, समाज को जो है वो नुकसान हो सके। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई बिजनेस ऐसा काम करता है जिससे समाज को कोई नुकसान पहुंचे, तो उस नुकसान से बचने के लिए या उस नुकसान की भरपाई करने के लिए या उस बिजनेस या इंडिविजुअल को ऐसा करने से रोकने के लिए उसके ऊपर सरकार जो है वो जो टैक्स लगाती है उसे पिगोवियन टैक्स कहा जाता है। वही चीज यहां पर होगी दोस्तों। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो वो पिगोवियन टैक्स जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी। फिक्सिंग इको टैक्स रेट है भैया, टैक्स रेट भी जो है वो फिक्स करना होगा। यहां पर 3 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज होंगी। यहां पे 3 चीजों को जो है साथ में रख करके करना पड़ेगा। एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेस। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम ऐसा कोई भी काम जो इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या उस पर हम कोई सब्सिडी तो नहीं दे रहे हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सब्सिडीज जो है वो दी जाती हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज जो है वो बाद में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो पहले हमें उन सब्सिडीज को एलिमिनेट करना है, और अगर किसी और प्रकार का टैक्स उसके ऊपर ऑलरेडी लगा है उस टैक्स को भी हटाना है। हम डबल टैक्सेशन जो है वो नहीं कर सकते। अगर हमको इको टैक्स लगाना है तो उसकी सब्सिडीज हम खत्म करेंगे, और अगर पहले कोई टैक्स उस पर लगा है उसको हम हटाएंगे। रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स, जो मौजूदा टैक्स दर है, मौजूदा कर के जो रेट्स है, जितना परसेंट टैक्स लगता है उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे इस इको टैक्स को बीच में एडजस्ट करते हुए। और नए नए इन्वायरमेंटल टैक्स जो है वो हम लगा सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान जो है वो एनवायरमेंट को। हमें अभी जरूरत है कि एनवायरमेंटल टैक्सेस को जीएसटी फ्रेमवर्क में लाने की। जो भी टैक्स हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए लगाते हैं उसको जीएसटी के फ्रेमवर्क में हम जो है वो ले आएंगे। प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल पब्लिक गुड्स एंड एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल हेल्थ इश्यूज। दोस्तों, प्रोविजन ये रखा जाएगा कि इस टैक्स रेवेन्यू से, जो भी इस टैक्स कलेक्शन से जो रेवेन्यू होगा उससे एनवायरमेंट और हेल्थ संबंधित इश्यूज जो है वो इनको एड्रेस किया जाए। यानी कि पर्यावरण को अगर नुकसान हो रहा है या स्वास्थ्य संबंधित कोई भी गतिविधियां जो है उनको इस टैक्स रेवेन्यू से जो है वो फंड किया जाए।
तीन मेन एरियाज होंगे। डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स, वाहनों के ऊपर, वाहनों के धुएं से पर्यावरण को नुकसान होता है तो डिफरेंशियल टैक्सेशन जो है वो व्हीकल्स की होनी चाहिए। एनर्जी सेक्टर बाय टैक्सिंग फ्यूल्स, तो एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा के क्षेत्र में जो फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं उन पर टैक्सेशन जो है होनी चाहिए। और वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है और बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट करती है। तो इन तीनों ही सेक्टर्स में जो है वो ये इको टैक्स जो है वो लिवाई होगा और इकोलॉजिकल टैक्सेशन यहां पे की जाएगी ताकि कम से कम नुकसान जो है वो पर्यावरण पे हो सके। इंपैक्ट ऑन जीडीपी, देश की जीडीपी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? यहां पे तीन बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट, यानी कि वित्तीय फायदा इसमें मिलेगा। भैया जाहिर सी बात है, टैक्स है, टैक्स से रेवेन्यू आएगा, पैसा अर्न करेंगे और सरकार जो है उसको फिजिकल बेनिफिट, सरकार के खजाने में एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आएगा। तो एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट एनवायरमेंट, भैया जितने ज्यादा हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो भैया जेब से एक्स्ट्रा पैसा देना किसी बस अच्छा लगता है, तो लोग जो है, इंडस्ट्रीज जो है, बिजनेसेस जो है वो खुद ब खुद मिनिमम से मिनिमम नुकसान जो है वो एनवायरमेंट को करेंगे और इससे हमारा पर्यावरण, एनवायरमेंट जो है वो सुरक्षित होगा। दूसरा बेनिफिट। और तीसरा पॉवर्टी रिडक्शन, भैया जो फिजिकल बेनिफिट यहां पे हुआ, जो पैसा हमें यहां पर मिला, उस पैसे का इस्तेमाल करके हम पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम कर सकते हैं। यानी कि तीन फ्रंट्स पे इस इको टैक्सेशन का बेनिफिट जो है वो हमको मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम वी विल ट्राई टू मोबिलाइज द रेवेन्यूज टू फाइनेंस द बेसिक पब्लिक सर्विसेज। यहां से जो पैसा आएगा उसको हम मोबिलाइज करके हम कोशिश करेंगे कि सामाजिक जितनी भी सुविधाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज जितनी है, उनको फाइनेंस कर सके, उनको फंड जो है वो प्रोवाइड कर सके। जनरेट सब्सटेंशियल रेवेन्यू, भैया अगेन वही चीज घूम फिर के आ रही है कि जब टैक्स एक नया लग जाएगा तो रेवेन्यू जो है वो जरूर इंक्रीज होगा। इसी के साथ में, इसके साथ हम दोस्तों अदर टैक्सेस जो है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब भैया देश के अंदर क्या स्थिति है इन्वायरमेंटल टैक्सेशन की? दोस्तों सबसे पहले एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो लगाया गया था 1980 का। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये क्या करता था, फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर पर्पस ऑफ एफॉरेस्टेशन इन नॉन फॉरेस्ट और डिग्रेडेड लैंड। जहां कहीं पर जंगल के अलावा अगर कहीं जमीन है वहां पर किसी प्रकार की एफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होती है, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता था उसके लिए जो भी व्यक्ति, जो भी बिजनेस ये एफॉरेस्टेशन कर रहा है उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी। तो भैया साथ ही साथ 2002 में एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है वो आया था, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे दोस्तों। तो क्या चैलेंजेस होंगे इस पूरे के पूरे टैक्सेशन के? सबसे पहले तो भैया इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है भैया, महंगाई, यानी कि अब भैया कोई भी चीज है, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है तो ये इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बना रही होगी उसका रेट जो है ये बढ़ा देगी। क्यों? ये टैक्स जो एक्सपेंडिचर है वो भी इस प्रोडक्ट के रेट में से ही निकालेगी, तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पड़ेगा। ये कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट करेगा दोस्तों। ये भी हो सकता है कि फॉरेन से कोई इंडस्ट्री यहां पर सेटअप होनी हो लेकिन वो इन्वायरमेंट टैक्स को देख के वो नहीं भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल टैक्सेशन होती है, तो वो यहां से काम जो है वो यहाँ पे आना जो है वो ना चाहेगी। और साथ ही साथ जो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पे फर्क जो है वो पड़ेगा। कॉम्पिटिटिवनेस का अर्थ ये होता है कि दोस्तों बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है वो कंपनी देने की कोशिश करती है कम से कम प्राइस पे। जब एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा तो कॉम्पिटिटिवनेस पे जो है वो फर्क पड़ेगा। कंक्लूड क्या करते हैं हम? कंक्लूजन ये है कि भैया क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमें एनवायरनमेंट को बचाना है और ये सही टाइम है इंडिया के लिए टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट फिजिकल रिफॉर्म्स। पर्यावरण के संबंध में वित्तीय बदलाव लाने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। हम कुछ ऐसे फिजिकल रिफॉर्म्स लाएं जिससे कि हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन को जो है वो कम कर सके, रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल्सो जनरेट रिसोर्सेज टू फाइनेंस द हेल्थ सेक्टर। अपने हेल्थ सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए यहां से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगा उससे हम अपने हेल्थ सेक्टर को जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं। ड्यूल बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होगा और बाकी सेक्टर्स को भी जो है वो हम फंड कर पाएंगे। दोस्तों 2016 में एक कैंपा एक्ट आया था। ये कैंपा एक्ट क्या था? टू कंपनसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। कोई भी अगर किसी भी
वन के क्षेत्र को खराब करने की कोशिश करता है, उसके विरुद्ध ये काम करता था। ये प्रमोट करता था एफॉरेस्टेशन, कि भैया पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए, रीजनरेशन, दोबारा से पेड़ पौधों को जो है वो उगाया जाए। नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, जो रिकमेंड करती थी मेजर्स बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके वो मेजर्स, वो तरीके बताती थी किस तरीके से ज्यादा एफॉरेस्टेशन जो है वो हो सकती है। इट फैसिलिटेट द नेसेसरी असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से नई नई टेक्नोलॉजी ला करके ये सहायता करती है कि भैया जी नुकसान जो है वो पर्यावरण को कम हो सके। इट रिजॉल्व द इश्यूज अराइजिंग बिटवीन इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट। कभी भी कोई भी ऐसा इशू जो है इन्वायरमेंट के संबंध में दो स्टेट्स के बीच में या सेंटर स्टेट के बीच में अगर होता है, तो उसको भी रिजॉल्व करने में ये कैंपा एडवाइजरी काउंसिल जो है वो अपना काम जो है वो करती है। इफेक्टिव गाइडलाइंस फॉर स्टेट, ये स्टेट्स को समय समय पर इफेक्टिव गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर मुख्यमंत्री जो है हर राज्य के वो इसके चेयरमैन होंगे, 8 इसमें मेंबर्स होंगे और 1 इसके सेक्रेटरी जो है वो होंगे। इसी के साथ दोस्तों एक कैंपा फंड जो है वो 2002 में बनाया गया था। इस कैंपा फंड के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज जो कि एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करती है, उनको फंड जो है वो यहाँ पे किया जाता था। इस फंड का 90% जो है वो जाता था स्टेट्स को, और 10% जो है इस कैंपा फंड का, वो 10% जो है वो 10% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नागालैंड सेट अप कैंपास। नागालैंड के अलावा बाकी सभी राज्यों ने जो है वो कैंपा फंड जो है उसको लागू जो है वो कर लिया था। अब इस कैंपा फंड के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। ये कहता है फंड्स फॉर एफॉरेस्टेशन वर अंडर यूटिलाइज्ड बाय स्टेट्स। भैया कहता है कि कैंपा एक्ट में स्टेट्स को पैसा तो मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जो है वो लगाएं, मगर स्टेट्स जो है उनका इस्तेमाल ही नहीं करती हैं। नो सुटेबल नॉन फॉरेस्ट लैंड इज फाउंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट आर चूजन फॉर एफॉरेस्टेशन। कैंपा फंड कहता है कि जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, जंगल के अलावा जो जगह है वहां पे पेड़ लगाइए। तो स्टेट्स को जंगल के अलावा कोई ढंग की जगह ही नहीं मिलती है, वो क्या करते हैं, जाकर के वापस जंगल में पेड़ जो है वो लगा के आ जाते हैं। नो प्रोविजन रिगार्डिंग कंसल्टेशन ऑफ ट्राइबल ग्राम सभास। दोस्तों ट्राइब्स ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं फॉरेस्ट और विभिन्न फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ में, तो इनके साथ में किसी प्रकार का कोई रास्ता जो है वो इस कैंपा फंड के अंदर नहीं रखा गया। द लॉस ऑफ नेचुरल स्पीशीज थ्रेट टू एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स। जो भी नेचुरल प्राकृतिक स्पीशीज है दोस्तों, एक जगह पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेड़ उगता है, हमने बोला नहीं नहीं हमको एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा आया, वहां पे पेड़ उगता था महोगनी का, मैंने वहां पे जाके पेड़ लगा दिया आप मानिए पीपल का, तो भैया जी वहां का नेचुरल स्पीशीज जो था वो महोगनी था, मैं वहां पीपल प्लांट कर रहा हूं, जिससे कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये है कि कैंपा फंड जिस काम के लिए आता है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए, और एक क्लोजर लुक जो है वो राज्य सरकार की गतिविधियों पे रखी जाए कि सरकार जो है किस तरीके से इसको जो है इस्तेमाल कर रही है। एंड रिस्टोर द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रादर देन क्रिएटिंग न्यू वंस। जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको ही दोबारा से क्रिएट किया जाए, या ये नहीं कि वो वाला फॉरेस्ट जो है खराब हो रहा है, हम नई जगह पे दोबारा से जंगल उगाने की बात जो है वो कर रहे हैं। आई होप दोस्तों हमको ये इकोलॉजिकल टैक्सेशन या इको टैक्स का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, चीजें आपको लगता है कि हेल्प करेंगी, तो इन वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सिमरन एप्लेज आईएएस के साथ में जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।